नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सोनी आज आपके सामने जो एग्जामिनेशन का सबसे कंट्रोवर्शियल जो अभी खूब ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो हम आज बात करने वाले हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा अपन इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सबसे पहले की बात क्या है, क्या इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। कहाँ से कहाँ तक इसका मेंशन है? इट हैज बीन मेंशन अंडर पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 324 टू 329। तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक किसी का मेंशन हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन का मेंशन हुआ है। अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहेंसिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एनहेंस करता है कि जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में एक वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही हाईलाइट करता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी मतलब ओके, इलेक्शन की प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है। सो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द इंडिया, है ना, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सभी के सभी इलेक्शंस कोई करवाते हैं तो इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। इसके साथ साथ दो और मेजर इलेक्शन जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस कोई करवाते हैं दोस्तों। तो वो याद रखना कौन करवाते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी which has been mentioned under part 15 और from the article 324 से 329। यही एक ऐसा आर्टिकल है जो पूरे प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक 324 से लेकर 329 तक, जिसमें 324 वो आर्टिकल है जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल फंक्शनिंग की बात करती है, क्योंकि बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री ओके फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इन द कंट्री। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं, है ना। टोटल अभी जो मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है श्री राजीव कुमार जी, और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इन सब को अपॉइंट करने का प्रोविजन जो है या जो इन्हें अपॉइंट करते हैं, इट हैज बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 324 एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अदर रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं यदि इनको जरूरत पड़ती है कि भैया हमको क्या करना है, इलेक्शंस करवाने हैं। तो यदि इनको लगता है कि भैया जरूरत है तो ये इलेक्शन कमीशन से ओके कंसल्टेशन पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, अपॉइंटमेंट की सैलरी, सर्विसेज टोटल प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ये याद रखना है कि इनका टेन्योर जो है, टेन्योर होता है कितना, 6 ईयर। 6 ईयर या 65 ईयर्स ऑफ द एज, या तो 6 साल हो जाए या तो 65 साल की एज हो जाए। ठीक है, वो क्या होते हैं दोस्तों, इनके चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इन सब की यही क्या है, रिटायरमेंट की एज है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर चेंजेस जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हुए हैं। चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन कब हुआ। तो इलेक्शन कमीशन वाज फाउंडेड ऑन 25 जनवरी 1950। तो देखो, 26 जनवरी को हमारा क्या हुआ, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। उसके एक दिन पहले, है ना, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। ये उस समय, अभी तो क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर है। उस समय ये क्या थी दोस्तों, सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। और उस समय यदि कोई इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन जी थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन जी हुआ करते थे। अब
है ना, यही बात कर रहे हैं हम दोस्तों। चलो अब देखो, पहली बार इलेक्शन, है ना, ये कब तक रहा, तो देखो 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी रही। फिर क्या हुआ 1990 में, ओके, फिर 1989 तक क्या रही, सिंगल मेंबर बॉडी रही। फिर उसके बाद चेंजेस किए गए, और चेंजेस कर करके इसमें दो और मेंबर ऐड कर दिए गए। फिर फाइनली गवर्नमेंट ने फिर से रिवर्ट कर दिया 1990 में, है ना, एक साल में रिवर्ट कर दिया कि भैया इसको सिंगल मेंबर बॉडी रहने दो। लेकिन फिर 1993 से अब जो है वो फाइनल क्या है, ओके, टोटल 3 मेंबर्स रहते हैं यहाँ पर। एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी के जो मेंबर हो गए वो कौन से हो गए दोस्तों, कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अदर अदर इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात ये है कि ये बॉडी पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी। कब तक थी, 1989 तक थी। 1989 के बाद 1990 में ये हो गए 2 मेंबर बॉडी। फिर उसके बाद, है ना, 2 अदर मेंबर बॉडी, फिर गवर्नमेंट ने फिर चेंज किया, है ना, और 1989 में कितने हो गए, सबसे पहले क्या था, 1 मेंबर थी, 1989 तक हो गए कितने, 3 मेंबर, 1990 में फिर 1 मेंबर, और 1993 में टोटल हो गए कितने, 3 मेंबर। तो अभी जो है वो क्या है, अभी ये 3 मेंबर बॉडी है। तो 1950 से 1950 से कब तक दोस्तों, सबसे पहले कब तक जाएगा, 1989 तक। 1989 तक ये हमको मिलेगी कौन सी दोस्तों, सिंगल मेंबर बॉडी। और 1989 से हो गई कौन सी, डबल मेंबर, मतलब टोटल 3 मेंबर हो गए। और उसके बाद 1990 में फिर चेंज किया गया, इसको फिर से सिंगल मेंबर बॉडी कर दी गई, और 1993 में मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। पहली बार इलेक्शन देश में 1951-52 में हुए, है ना। तो पहली बार इलेक्शन जब होते हैं तो उस समय वोटिंग की एज जो थी, वो वोटिंग की एज हुआ करती थी 21 ईयर्स ऑफ द एज, जिसे ओके 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 18 ईयर्स कर दिया है। और हमारे यहाँ पर राइट टू वोट जो है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इट हैज बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 326, इसको मेंशन किया गया है, इट हैज बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 326। फिर एक कोड लागू हुआ। अब क्या है देखो दोस्तों, धीरे धीरे कर करके रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं। तो 1969 से पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। अब आपने सुना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या बोलते हैं, हिंदी में आचार संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आचार संहिता बोलते हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक प्रकार से इलेक्शन में कोई भी, जितनी भी हम बोल सकते हैं ना, ओके, पार्शियलिटी को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, और कोई प्रकार से मसल्स या मनी पावर इन्फ्लुएंस ना करे वोटिंग बिहेवियर को, उसके लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन, ओके, टी एन सेशंस के द्वारा। इनका टेन्योर सबसे ज्यादा रिमार्केबल है, क्योंकि इनके समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह भी स्टार्ट हुए थे। ये वोटर आईडी कार्ड आपने देखते होंगे कि यार आप जब भी कहीं पर जाते हो तो बोलते हैं कि यार आपके पास कोई भी आइडेंटिटी है। तो वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत भी 1993 से हुई, जो एक प्रकार से कोई प्रकार के जो इलेक्टोर या अपन इलेक्टोरल फ्रॉड बोलते हैं, कोई दूसरा जाकर के वोट ना करके आए, ये शुरुआत हुई। फिर एक और आपने सुने होंगे, पहले जो वोटिंग होती थी बैलेट पेपर से होती थी। बैलेट पेपर जिसमें आप जाकर के एक सील लगाते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उसमें उस समय तो सबसे पहले क्या था, एक तो वोटिंग के समय रिजेक्शन के सबसे ज्यादा होते थे, मतलब कोई कहीं पर भी सील लगा करके आ जाता था। और दूसरी कंडीशन क्या थी, बूथ कैप्चरिंग, मतलब क्या करते थे, जिनके पास ओके मनी या मसल्स पावर हुआ करते थे, ये लोग जाते थे बूथ में, और एक दूसरा डब्बा, ठीक है, रख देते थे, और वो ओरिजिनल, ओके, वो बॉक्स जो था ना वो ले जाते थे। इन सब को रोकने के लिए ईवीएम की शुरुआत हुई, है ना, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैज बीन स्टार्टेड इन 1998, जो एक प्रकार से ओके वोटिंग की एक्यूरेसी और ये बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया, है ना।
तो ये सब हमारे यहाँ पर धीरे धीरे रिफॉर्म्स स्टार्ट होते गए। फिर आया एक प्रोविजन जिसे बोलते थे एग्जिट पोल। अब आपने सुना होगा एग्जिट पोल, है ना। देखो, एग्जिट पोल हमारे यहाँ पर इलेक्शन के पहले, मतलब कब की बात है दोस्तों ये, जब भी अपन बात करेंगे इलेक्शन के पहले बैलेट पेपर पर, बैलेट पेपर मतलब एग्जिट पोल्स पर टोटल रूप से रोक है। मतलब ये मान के चलो कि 2009 से जब भी आप इलेक्शन होने वाले रहते हैं, क्या होने वाले रहते हैं दोस्तों, इलेक्शन जब भी होने वाले रहते हैं, उस समय इलेक्शंस के समय ओके एग्जिट पोल टोटल रूप से मना कर दिया गया है हमारे यहाँ पर। क्या है अब, ओके, तब इलेक्शन के ड्यूरेशन पर, है ना, एग्जिट पोल नहीं दे सकते। लेकिन जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद ये एग्जिट पोल, है ना, अपना अनुमान लगा करके बता सकते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन ये कब किसके लिए रोका गया है, ओके, प्री इलेक्शन, इलेक्शन के पहले, है ना, ये इस पर रोक लगा दी गई है एग्जिट पोल की। इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2009, 2009 से स्टार्टिंग की गई है दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरा आप देखोगे, एक और सबसे बड़ा प्रोविजन है जिसे बोलते हैं अपन नोटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, नोटा। तो नोटा जो है जिसको, ओके, नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन स्टार्ट किया गया है कब से, 2013 से। यहाँ पर जिसमें आपने अभी देखा होगा कि इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा क्या हुआ था, ये इस इलेक्शन के दौरान हमें देखने को मिला कि लोगों ने सबसे ज्यादा नोटा, नन ऑफ द अबव, जिसमें लोग जा करके कोई भी कैंडिडेट यदि पसंद नहीं है तो उसके लिए ये नन ऑफ द अबव का पोर्शन भी हमें, ओके, इसमें ईवीएम में देखने को मिलता, सबसे लास्ट में रहता है। तो उसमें जाकर के लोग क्या करते हैं, यदि उन्हें वोट करना है और वोट उन्हें पसंद नहीं कि हम किस कैंडिडेट को दें, तो वो भी क्या किया गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ओके, के डायरेक्शन पर इसकी शुरुआत हुई। फिर एक और आया वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं VVPAT, है ना। ये देखो क्या है, जब भी आप इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाते हो, उस समय जब भी आप कोई बटन प्रेस करते हो तो आपके सामने देखोगे कि एक, जो आपने वोट दिया है, वोट देने पर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, करीब 4 से 5 सेकंड रहता है, उस सेकंड के लिए वो, ओके, स्लिप आती है और उसका कैंडिडेट का नाम लिखा रहता है जिसको आपने वोट दिया है। और फाइनल क्या होता है, फाइनल ये ऑटोमेटिकली उसी ईवीएम के अंदर ये गिर जाती है। ये क्यों किया गया, ये एक प्रकार से वेरीफाई करने के लिए जो कैंडिडेट को आप वोट देकर के आए हो रियल में उसे वोट, ओके, हासिल हुआ है कि नहीं, इसकी शुरुआत कब से हुई है दोस्तों, ये हमें, ओके, प्रॉपर रूप से देखने को मिला है कब से, ओके, बाय इलेक्शन जो हुए थे, ओके, कहाँ के, कहाँ के दोस्तों, ये हुए थे नागालैंड की, इसकी शुरुआत हुई। और ये 2013 से ये भी स्टार्ट हो गया। फिर अभी रिसेंट में, है ना, अभी रिसेंट में क्या हुआ, इन मार्च, ये ऊपर लिखा गया इन मार्च, ओके, 2023, सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे खास जजमेंट आया। वो जजमेंट आया कौन सा, अनूप बर्नावल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, है ना। ये कब की बात है दोस्तों, जस्ट 2023 की बात है, जिसमें उन्होंने कुछ कमिटीज बनी थी जो हम आगे देखेंगे, जिसमें एक कमेटी दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जिसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट करे थे, वो भी हम देखेंगे। और लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। इसके लिए हुआ ये कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन एक कमेटी बन चुकी है, उस कमेटी को हम बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी। इस सिलेक्शन कमेटी में, ओके, पहले मेंबर रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरा यूनियन कैबिनेट, फिर हो जाए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, और फिर तीसरा हो जाएगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ओके, फ्रॉम द लोकसभा। ये लोग रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, तब जाकर के किसी को अपॉइंट किया जाएगा। तो दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, जिसे अपन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या
या अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की ये कमेटी। तो मतलब फाइनल मान के चलो कि अभी जो 2023 में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, वो रिसेंट अमेंडमेंट सिलेक्शन कमेटी को लेकर के हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए अब एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी। किसकी लीडरशिप में? प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, जो किसको रिकमेंडेशन देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। एंड फाइनल आफ्टरवर्ड्स प्रेसिडेंट अपॉइंट द ओके मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिला जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ। अब उसके बाद हम इलेक्टोरल कमिटीज की बात करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो प्री और मेंस में पूछी जाती है। सबसे पहले हो गई दिनेश गोस्वामी कमेटी। देखो ये एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेजरली इन्हीं के रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा मानी गई हैं। जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, ये क्या थे? लॉ मिनिस्टर थे और इनके अंडर में इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हुए, जिसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस को भी क्या किया गया? प्रॉपर रूप से लिमिट की गई। फिर क्या किया गया? गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करना। जैसे आपने देखा होगा कि भाई ठीक है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आप सरकार की गाड़ियों का यूज नहीं कर सकते हो इलेक्शंस को प्रॉपर रूप से, है ना, अपना प्रचार करने के लिए। ये सब कैंपेन के लिए रोक दिया गया। यहीं पर वोटर आईडी की शुरुआत या ट्रांसपेरेंट फंडिंग, है ना, जिसमें एक और अपन अभी बात करेंगे, एक इलेक्टोरल बॉन्ड, वो भी क्या हो गए? खत्म कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। तो दिनेश गोस्वामी की कमेटी मेजर कमेटी थी जिसने इलेक्शन के एक्सपेंसेस, ओके, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करना बैन करवा दिया, वोटर आईडी और ट्रांसपेरेंट फंडिंग को प्रमोट किया था। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन से अब हमारे यहाँ पर एक सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन होने लगा। ये कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। वो किससे आ रहे हैं दोस्तों? ये आ रहे हैं चेंजेस किससे, है ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म से। फिर दूसरी कमेटी जो ओके पहले की है, जिसका नाम था तारकुंडे कमेटी। ये एक प्रकार से इसी को हम सिटीजन्स कमीशन ऑफ इलेक्शंस बोलते हैं, जो किसी की लीडरशिप में थी। तो जस्टिस बी एम तारकुंडे की रिकमेंडेशंस में ये इनकी लीडरशिप में कमिटीज बनी, जिसने रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात करी। अब देखो क्या है, हमारे यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपने सुना होगा, जो किसी के लिए यूज किया जाता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इन इलेक्शंस में इसका यूज होता है। इसके लिए किसी ने बात कही थी दोस्तों, तो वो किसने कही थी? हमारे तारकुंडे ने, है ना। तो तारकुंडे कमेटी 1975। फिर एक और कमेटी नाम है कौन सा? इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। ठीक है, ये कमेटी वो कमेटी जिसने स्टेट फंडिंग की बात कही थी, है ना। और जितने भी ऐसे जो लोग हैं प्रॉपर रूप से क्या करते हैं? फंडिंग करते हैं या ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये इंद्रजीत कमेटी बनी। फिर एक और आता है जिसे अपन बोलते हैं एआरसी कमीशन, है ना, सेकंड एआरसी कमीशन। ये हमारे यहाँ पर वीरप्पा मोइली की लीडरशिप में बना हुआ था, जिसने ओके इम्पोर्टेंट सजेशन दिए थे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए फाइनेंस से। और एक प्रकार से जो क्या बोल सकते हैं, जिसे अपन बोलेंगे कि ये जो नेक्सस होता है क्रिमिनल्स वगैरह का, है ना, किसके साथ? पॉलिटिक्स के साथ, उसे भी रोकने की बात कही थी। तो कुछ मेजर कमिटीज जो हैं जिन्होंने ये रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे। अब इसके बाद अभी इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स सजेस्ट किए, ये अभी जस्ट रिसेंट का है। देखो, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो मेजर रिफॉर्म सजेस्ट करे हैं, सबसे पहले तो आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि कोई भी बंदा जो है, जो लोकसभा के लिए या क्या अपन बात कर रहे हैं किसके लिए? लोकसभा हो गया या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, दो जगह से क्या करते हैं? ये इलेक्शन में, है ना, खड़े हो जाते हैं। तो इसने ये रिकमेंडेशंस दी है, इसमें हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये रिकमेंडेशंस दी है कि क्या है कि अब कोई भी इंसान केवल एक ही जगह से, है ना, क्या किया जाए? है ना, खड़ा हो, मतलब एक ही पोजीशन या एक ही सीट से कोई कॉन्टेस्ट करेगा तो वो, ये रिकमेंडेशन दी गई है किसी के द्वारा,
तो हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दूसरा आप देखोगे, जो भी इंसान क्रिमिनल बैकग्राउंड में इन्वॉल्व है या उसके ऊपर कोई भी प्रकार से चार्जेस आए तो उसे लाइफ टाइम बैन कर दो। ये क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए सबसे बड़ा काम किया गया किसी के द्वारा, तो वो हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। तीसरा इन्होंने रिकमेंडेशन दी, कॉमन इलेक्टोरल रोल्स का यूज करना। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक है, ओके, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जिसे अपन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पर जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन। इनकी क्या होती है, अलग अलग लिस्ट होती है, और ठीक है, जिसके कारण एक्सपेंसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसे रोकने के लिए किसी ने सजेस्ट किए हैं, तो वो हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बोला, क्या बोलते हैं अभी, कि जो भी फॉल्स डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे मतलब जैसे सपोज करो कि जब भी आप, है ना, ठीक है, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट आप कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो रहे हो, तब यदि आपने अपनी जितनी भी ऐसी जो डिक्लेरेशन है जिसमें आपकी टोटल प्रॉपर्टी या आपके ऊपर जितने भी केसेस या जो भी चीजें हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आप अपनी हाईलाइट करते हैं। यदि आपने उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई तो आपको क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, टोटल रूप से, है ना, आपको, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, एक ऑफेंस माना जाएगा कि आपने क्राइम किया है। ये भी हमारे यहाँ पर सजेस्ट किया गया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर को, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का पावर एक प्रकार से इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस रहती है, लेकिन ये प्रोसेस किसी और के लिए नहीं है, तो वो इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो सेम सेफगार्ड जो हमारे यहाँ पर सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हैं, वो सेम एज इट इज किसी को प्रोवाइड करो, तो वो प्रोवाइड करो किसको दोस्तों, अदर इलेक्शन कमिश्नर को, वो भी सजेस्ट किए गए। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ आपने सुना होगा, जो हमारा 10th शेड्यूल है। एंटी डिफेक्शन लॉ में फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट गवर्नर के पास रहती है, लेकिन किसी की रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर आप इनको क्या करो, डील करो। मतलब किसको किसको क्या करना है, किसको प्रॉपर रूप से सस्पेंड करना है, ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई। एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए भी वो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक और रिकमेंडेशन दी, वो क्या दी, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है, जिससे रिलेटेड लॉ मेकिंग पावर जो है, ये हमारे यहाँ पर जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है लॉज, लेकिन ये बोला गया कि ये पावर आप हमारे अंडर करो। तो मतलब इलेक्शन कमीशन, ओके, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग द लॉज रिलेटेड विद द इलेक्शंस। ये रिसेंट में सजेशन दी गई है। तो आई होप दोस्तों, मैंने आपको, ठीक है, ब्रीफ में सब चीज़ें, ओके, समझाने की पूरी कोशिश करी होगी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। यदि दोस्तों आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों आगे के लेक्चर में, जिसमें हम आगे की बात करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।